नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स आपके लिए, और सबसे पहले वो जिन पर रहेगा खास फोकस। आज आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी के बारे में खबर, जिसमें विदेशी फंडिंग मामले में फंस गई है आम आदमी पार्टी। सीबीआई ने क्या एक्शन लिया आपके सामने होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे बीजेपी का काउंटर अटैक। कल कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोला तो आज बीजेपी की बारी थी, क्या क्या हुआ आपके सामने होगा। साथ ही सड़क पर मौत वाली रफ्तार, जिसने ले ली एक जान, ये पूरी खबर आपको बताएगा प्राइम एट 4। इसके अलावा 4 दिन पाकिस्तान पर कैसे पड़ने वाले हैं भारी, क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिएगा। संशोधन कानून, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का टाइम दिया है, और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होने के बाद नए कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के जवाब पर अगले 5 दिन के भीतर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य बिंदुओं पर ही सुनवाई की जाएगी, और सभी के याचिकाकर्ता 5 मुख्य बिंदु आपस में तय कर लें। इसके साथ ही नए कानून पर एक अंतरिम आदेश भी पारित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नए कानून पर पूरी तरह रोक नहीं होगी, वक्फ संपत्ति फिलहाल बदली नहीं जाएगी, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर संपत्ति पर एक्शन अभी नहीं होगा, वक्फ बोर्ड में किसी तरह की नई नियुक्तियां नहीं होंगी। ये अंतरिम आदेश है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया 7 दिन का वक्त दिया गया है कोर्ट में सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं उनको 5 दिन का वक्त दिया गया है। फिलहाल ये अंतरिम ऑर्डर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है, और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है, और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की, और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और दूसरी तरफ वक्फ कानून पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मुसलमानों ने इस मुल्क को जोड़ रखा है, और मुसलमान इस मुल्क की गांठ है। महबूबा मुफ्ती का दावा है कि अगर ये गांठ खुल गई तो मुल्क तितर बितर हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा वक्फ कानून के चलते आए दिन झगड़ा फसाद होंगे, और उन्होंने क्या क्या कहा सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की। अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो वक्फ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। पर पुलिस और एबीवीपी के बीच में झड़प हुई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ता शिक्षा भर्ती घोटाले के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। जुलूस से पहुंचते ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने अशांति शुरू हो गई। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा और फिर घसीटकर दूर ले गए। कूच बिहार बंगाल से खबर, एबीवीपी का प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की ये तस्वीरें। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। तो आज बारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की थी। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंदौर में भी इसी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और पुतले जलाए। साथ ही हैदराबाद में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी सांसद ने तो आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस के लिए एक एटीएम था, और कांग्रेस की हालत ऐसी है कि चोर खुद ही शोर मचा रहा है। कांग्रेस देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाने जा रही है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम को
जैसे सांप सूंघ गया है। हालात ऐसे हैं और ऐसा लगता है कि ये अखबार जो पंडित नेहरू जी के समय से चलता था, ये नेहरू गांधी परिवार का मुद्रा मोचन था। ये ऐसी स्कीम थी जो नेहरू जी के समय से राहुल जी के समय तक चलती थी और एक प्राइवेट जागीर बनाकर रख ली। यादव ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजा है। रीतलाल यादव और सहयोगियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के केस दर्ज है। कल ही बीजेपी ने आरजेडी पर सियासी हमला करते हुए 3 विधायकों के पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किए थे और कहा था ये विधायक हैं आरजेडी के जो फरार चल रहे हैं। रीतलाल यादव ने सरेंडर के बाद क्या कहा वो सुनिए। विधायक जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर, क्या तुम दिखाना हम वहाँ प्रूफ कर देंगे और यही हुआ भी। वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं। जेल में भी डर है कि हत्या हो सकती है। जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, सब कुछ पदाधिकारी के द्वारा। रीतलाल यादव लालू यादव के कभी बेहद करीबी और आज भी वो आरजेडी के कद्दावर विधायक, लेकिन उन पर बिहार में बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद 11 ठिकानों पर रेड मारी गई है। रीतलाल के ठिकानों से 10 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। जमीन हड़पने के 14 दस्तावेज मिले हैं, एग्रीमेंट मिले हैं जिन्हें जब्त किया गया है। 17 चेकबुक्स मिली है, स्टाम्प पेपर, पेन ड्राइव, वॉकी टॉकी भी मिले हैं। रीतलाल के घर से हथियार तक बरामद हुए हैं, सोर्सेस बता रहे हैं। और दूसरी तरफ रीतलाल यादव के सरेंडर पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई। रीतलाल जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया। कहा तो दावा यह किया जा रहा था, तुलना किया जा रहा था। माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध पर बुलेटिन जारी कर रहे थे तो पुलिस की दबिश का असर एहसास हुआ। कोई बचाने वाला है माइका लाल इस बिहार में? अपराध करोगे जेल जाओगे, कानून का कील ठोक देंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी का राज है। तेजस्वी यादव जी अब तो जुबान खोलिए कि आपके राजनीति के श्रृंगार ऐसे ही लोग हैं। नवभारत के सवालों से कैसे भागे रॉबर्ट वाड्रा, अगली खबर। लैंड स्कैम पर सवालों का जवाब नहीं दिया। टाइम्स नाउ नवभारत को टारगेट करने लगे वाड्रा। अपने बारे में कुछ अच्छा चलाने को कहने लगे वाड्रा। जवाब देने के बजाय नाविका कुमार, एडिटर इन चीफ टाइम्स नाउ नवभारत टारगेट की गई। नवभारत का माइक देखकर भागे रॉबर्ट वाड्रा। आप लोग वहाँ थे? आपने लिया ना, माथुर कह रहे थे, हो तो गया आपका? कितनी बारी लोगे यार? कितनी बारी लोगे? 2 सवाल। टाइम्स नाउ ने कभी भी हमारे लिए कुछ अच्छा बोला है? सर हम लोग तो नाविका को बोलो पहले अच्छा बोले। नहीं सुनो, उनको बोलिए पहले अच्छा बोलिए हमारे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। रिपब्लिक और आप बीजेपी के माउथ पीस हैं। थैंक यू प्लीज, ये आप रिकॉर्ड करिए। पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने आज सुबह सुबह छापेमारी की। सीबीआई के मुताबिक यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में है। सीबीआई ने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के तहत केस दर्ज किया है। इस रेड के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आक्रामक हो गए और आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड हुई और बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी गुजरात से दूर रहे। पूरी दुनिया में ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन इसलिए जीतती है क्योंकि वो अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन पार्टियों के सारे नेताओं को जेल में डालती है, उनके सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देती है, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ती है, उनके एमएलए को तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का एक तरीका है, तो इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए।
और अब आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे सीबीआई ने यहां छापेमारी की और इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। 155 लोगों से 1.02 करोड़ का डोनेशन, 155 लोगों से करीब करीब 1 करोड़ से कुछ ज्यादा का डोनेशन लिया गया है। डोनेशन के लिए 55 पासपोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है। 404 बार आम आदमी पार्टी को यह दान मिला है। कई डोनेशन देने वालों के एक ही पासपोर्ट नंबर हैं। एक ही पासपोर्ट नंबर होने से ही यह संदेह हुआ। 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए हैं। 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। 148 बार 15 क्रेडिट कार्ड से 19,92,000 रुपए दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 201 विदेशी नागरिकों से डोनेशन मिला है। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि डोनेशन पारदर्शी है और इसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। और पटना में इंडी गठबंधन की अहम बैठक जारी है। बैठक के बीच सीएम को लेकर आरजेडी का बड़ा दावा। सीएम चेहरे को लेकर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी होंगे गठबंधन के सीएम उम्मीदवार। ये एक बार फिर से दोहराया गया कि तेजस्वी ही सीएम का फेस होंगे। मृत्युंजय जो बात कह रहे हैं, लालू यादव पहले ही वो बात कह चुके हैं। महागठबंधन की बैठक आरजेडी के दफ्तर में दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई। 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक वामपंथी दलों सीपीआई और सीपीएम की तरफ से बातें रखी जा चुकी हैं। तेजस्वी यादव सबसे आखिर में अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब भी ये मीटिंग हो रही है, आप जानते हैं सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठकें हो रही हैं और इसमें जब भी बैठक हो रही है तो बार बार आरजेडी की तरफ से दोहराया जा रहा है कि सीएम का चेहरा तो उनकी तरफ से तेजस्वी यादव ही होंगे। प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आप देखिए पीछे आरजेडी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये पूरी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कांग्रेस के जो यहाँ के बिहार के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू वो मौजूद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर राजेश कुमार है। साथ ही साथ वामपंथी पार्टी से भी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसके तरफ से मुकेश सहनी खुद यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे सवाल मुकेश सहनी को लेकर ही हो रहा था कि मुकेश सहनी इस बैठक में आएंगे या नहीं। अब इस बैठक में सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ चेहरे को लेकर कि सीएम फेस कौन होगा, इस चेहरे पर भी बात होगी। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, बैठक तो अब शुरू है, किस तरह के मुद्दे होंगे इस बैठक में? सीएम फेस पर आज साफ होगा कुछ? देखिए, जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बैठक आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हो रही है। सभी महागठबंधन में शामिल दल के नेता पहुंचे हुए हैं और बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कौन कितने सीटों पर लड़े, बहुत सारे मामले हैं, हमारी रणनीति बनेगी। अब सवाल, कांड हत्याकांड एक बार फिर से जहन में ताजा होगा और ये जहन में ये बात भी कौंधेगी कि अचानक क्या हो रहा है और मेरठ से ही ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं। पत्नी मुस्कान ने, आपको याद होगा, प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी और फिर शव को सीमेंट के साथ एक ड्रम में डाल दिया था। अब ऐसा ही दहलाने वाला केस एक और आया है मेरठ से, जहां पत्नी ने पति को जान से मारा, लेकिन इस बार पति की हत्या करने का तरीका बड़ा चौंकाने वाला और अनोखा था। 2 दिन पहले खबर आई थी, मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप नाम के शख्स की मौत हो गई और मौके पर जब लोग और पुलिस पहुंचे तो शव के पास एक जहरीला सांप मिला। घर में चीख पुकार मची हुई थी और शव पर सांप रेंग रहा था। शुरुआती जांच में भी पुलिस को सांप काटने का ही मामला लगा। पत्नी रविता ने कहा कि पति अजय को सांप ने काटा, लेकिन पत्नी रविता बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि सांप ने अजय को 10 बार काटा और यहीं से पुलिस को संदेह हुआ। लेकिन जब पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो वो भी चौंक गई। पोस्टमार्टम करवाया गया बॉडी का और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया हुआ था, यानी गला घोंट के दम घुटने से मर जाने की बात आई थी, जो कि सांप के केस में जहर की बात होती है। तो पुलिस ने जांच करना शुरू किया। पुलिस को जब पता लगा कि अमित की मौत गला दबने से हुई है तो वो भी हैरान रह गई और इसके बाद पुलिस ने एक एक कर परिजनों से पूछताछ की और थोड़ा सा दबाव डालते ही पत्नी ने हत्या की साजिश के सारे राज खोल दिए। पता चला कि पत्नी रविता के अवैध संबंध थे और दोनों ने मिलकर साजिश रची, जिसके मुताबिक दोनों ने मिलकर अजय की हत्या की। फिर सोते समय अजय का गला दबा दिया। गला दबाकर अजय की हत्या की गई थी। 1000 रुपए में दोनों ने सांप खरीदा। हत्या के बाद सांप को अजय के पास ही रख दिया और सुबह लोगों को बताया कि सांप काटने से मौत हो गई। रविता का सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपए में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो।
फिलहाल पुलिस ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और अब उस सपेरे की तलाश हो रही है जिसने सांप बेचा था। लेकिन इस कत्ल ने एक बार फिर रिश्तों में विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक मौलाना गुलाम रब्बानी शेख को गिरफ्तार किया है। इस मर्डर केस में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। मौलाना गुलाम रब्बानी शेख पास की मस्जिद में अजान देता था, किराए की दुकान में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, लेकिन एक दिन 17 साल के नाबालिग ने उसकी हरकत देख ली, जिसके बाद मौलाना गुलाम रब्बानी शेख ने इस नाबालिग की हत्या कर दी। मौलाना गुलाम रब्बानी शेख बेहद शातिर था, लेकिन कानून के हत्थे चढ़ गया। इस शातिर मौलाना ने 5 साल पहले नाबालिग की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए। मौलवी ने दुकान के भीतर शव को गाड़ दिया। मौलवी की दुकान से मिले शव के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं। 5 साल तक वो परिवार से झूठ बोलता रहा, पीड़ित परिवार को लगातार गुमराह करता रहा, नाबालिग के जीवित होने का वो भरोसा देता रहा, पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचता रहा। नाबालिग के नाम पर उसने बकरे की बलि भी दी कि देखना ऐसा करने के बाद वो बच्चा वापस लौट आएगा। जिस नाबालिग की हत्या हुई थी, सुनिए उसकी मां की जुबानी कैसे इस मौलवी ने परिवार को 5 साल तक गुमराह किया। तो इंसाफ चाहिए, उससे हमारे से मिला, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था। हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था मेरे बच्चे को, पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा बापो। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आगो खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। और